और यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है ये हमारे जो प्रीवियस लेक्चर था उसका कंटिन्यूशन है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डाइपोल के बारे में कि जो डाइपोल है हमारा वो क्या होता है और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे वो हमने पढ़ी थी। ठीक है, दो डेरिवेशन हमने लास्ट लेक्चर में की थी, वो दो डेरिवेशन और जो आज हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं ये तीन डेरिवेशन। इन तीन डेरिवेशन में से कोई एक डेरिवेशन डैम श्योर है आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगी ही आएगी, और जो आज की डेरिवेशन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज हो सकती है। ठीक है, तो हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक का नाम है क्या है? टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या है? इस डेरिवेशन में हमने क्या करना है, हमने क्या निकालना है, हमें टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है उसको आराम से पढ़ेंगे, पहले हमें निकालना है टॉर्क क्या होता है वो बताना है आपको। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पे हमें टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करना है, लेकिन किसके लिए? एक डाइपोल के लिए। एक डाइपोल के लिए जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो क्या होता है, लेकिन कब? जब हम डाइपोल को कहाँ रखते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। मींस अगर एक डाइपोल होगा इस डेरिवेशन में डायग्राम में बनेगा, उस और क्या होगी? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसमें हम क्या रखेंगे? एक डाइपोल को रखेंगे। अब क्वेश्चन राइज होता है सबसे पहले कि ये डाइपोल क्या होता है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और ये डाइपोल क्या होता है। तो डाइपोल हमें पता, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को जब हम किसी सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं तो उस चीज को हम डाइपोल बोलते हैं। अब क्वेश्चन आ होता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? कोई एक चार्ज है, इस चार्ज के अराउंड कोई भी ऐसी स्पेस जहां तक ये चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, वो जो स्पेस होती है चार्ज के अराउंड, वो स्पेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बोलता है कि ये वर्ड क्या लिख रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म कब होती है? अगर हर एक पॉइंट पे, जैसे ये एक पॉइंट है, सपोज ये ए पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, वो बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कब कहलाएगी? जब हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सेम है। सपोज अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखूं, अगर इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 है तो इस पॉइंट पे भी अगर क्या बी पॉइंट पे भी क्या होगी? 10 हुई। सी पॉइंट पे यहाँ लूँ, इसमें भी अगर 10 हो तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसमें हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, ये तो मैंने इसकी डेफिनेशन बताई कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब यहाँ पे आता है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है डायग्राम की फॉर्म में तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? तो अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपको डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिप्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ द पैरेलल लाइंस। अगर मैं यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं ऐसे करके तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन कहाँ से होती है? ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती है। तो ये आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाला। तो ये जो अगर पैरेलल लाइंस है, क्या है? पैरेलल लाइंस। जो पैरेलल लाइंस होती हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्लियर? अब यहां से आपको पता चल गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब हम देखते हैं एक दो और वर्ड यूज होता है, नॉन यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कब होती है? जब उसकी वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम होती है। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कब होती है? सिंपल से नॉन यूनिफॉर्म कब होगी? जिसका अपोजिट। जब अगर कोई एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, इसके इर्द गिर्द यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 है, इस पॉइंट पे 15 हो, इस पॉइंट पे 12 हो, तो यहाँ पे क्या हो रहेगा? हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट है। अगर वैल्यू डिफरेंट हुई तो ये कौन सी फील्ड होगी? नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड होती है जिसमें जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर मुझे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम क्या करते हैं? इसको भी हम एक लाइन्स ड्रॉ करते हैं, बट ये लाइन्स क्या होती है? पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस नहीं होती, ये पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस में। इनका जो डिस्टेंस है, अगर ये 10 है, इन दोनों के बीच में भी 10 होगा, इनके बीच में भी 10 होगा। अब ये कैसे होती है? नॉन यूनिफॉर्म कैसे होती है? एक यहाँ पे होगा, इसका डिस्टेंस अगर 5 है, दूसरी का ऐसे टेढ़ी आ जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। ये इस टाइप की जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे हों, जब लाइन्स ऐसी बने तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर पैरेलल हो वो रिप्रेजेंट करती हैं किसको? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये था हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो टॉर्क है, टॉर्क किसको कहते हैं। ठीक है, अब जो टॉर्क है इंपॉर्टेंट है। टॉर्क किसको होता है? टॉर्क क्या होता है? देखो टॉर्क
टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है ये टॉर्क। अब ये टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो टॉर्क है वो क्या होता है? ये होता है टर्निंग इफेक्ट होता है किसका? फोर्स का। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। तो टॉर्क होता क्या है कि जब ये इफेक्ट होता है, ये असर होता है किसका? फोर्स का। ये बोलता है कि अगर कोई एक सब्सटेंस है या कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर मैं फोर्स लगाऊं, सपोज यही कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर मैं फोर्स लगाऊं और ये जो ऑब्जेक्ट टर्न कर जाए, तो मैं क्या बोलूंगा? जिस फोर्स का क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा? इसने टर्न किया। तो जो फोर्स अगर किसी चीज में लगे और वो चीज अगर टर्न हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि उस पे टॉर्क लगी है। क्या लगी है? टॉर्क लगी है। तो टॉर्क होता क्या है? ये इफेक्ट होता है किसका? फोर्स का इफेक्ट होता है। ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन थी। अब मेन होता है कि जो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है। तो बेसिकली जो टॉर्क है, इसको हम किसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या डिनोट बोलो, इस सिंबल से करते हैं। ठीक है, इस सिंबल को बोलते हैं टाउ। क्या बोलते हैं? टाउ। तो ये एक सिंबल है, ये ग्रीक सिंबल है, इसको हम टाउ बोलते हैं। ये इसको टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, हम टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। अगर ये मैथमेटिकली पूछा जाए कि जो टॉर्क है वो क्या होता है, तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्वेश्चन राइज होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कौन सा होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। दो फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो लें, और जो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है वो लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो जो वैल्यू आएगी उसको टॉर्क बोला जाता है। ठीक है, ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी जो मैंने बताने की। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि जो टॉर्क है ये क्या होता है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस होता है। अब हम अपना क्या डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी, बिल्कुल डिटेल इंट्रोडक्शन थी। ठीक है, अब देखो, अब प्रॉपर हम डेरिवेशन करेंगे। अगर ये डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो इस डेरिवेशन को कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो, हर एक चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, उस तरीके से ही हमें क्या होता है? मार्क्स मिलते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, हर एक चीज को रिप्रेजेंट करना भी आपको आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये याद कैसे करनी? डेरिवेशन कोई याद नहीं करेगा, सिर्फ समझेंगे इस डेरिवेशन को, ये डेरिवेशन कैसे होती है। देखो, मैंने यहाँ डेरिवेशन पे हेडिंग लिखी हुई है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। टॉर्क किस पे निकालनी? हमने किसी डाइपोल के ऊपर टॉर्क निकालनी। कब? जब वो डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, उसके अंदर एक डाइपोल को रखना है। तो ये हमारी डायग्राम हो जाएगी पूरी डेरिवेशन की। तो मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे पैरेलल इक्वी डिस्टेंस लाइन्स बनानी पड़ेंगी। तो ये मैं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे पैरेलल लाइन्स बना रहा हूँ। ये एक लाइन, ये दो लाइन, ये तीन लाइन। देखना डिस्टेंस इनका बराबर रहना चाहिए आपस में, 4, 5 और ये 6। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो हमारी ये लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और कहाँ जाती हैं? नेगेटिव की तरफ। ये आएगा यहाँ पे, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये तो बन गई हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ये साइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? यहाँ से यहाँ जा रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, वेक्टर होती है, उसके ऊपर वेक्टर बना दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है? हमने क्या करना है? एक डाइपोल को इसके अंदर रखना है। तो मैं एक डाइपोल बनाऊंगा। ठीक है, तो यहां से एक डाइपोल आ रहा है, ये देखो, ये डाइपोल आया कोई। और मुझे पता है कि डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है दो इक्वल और अपोजिट चार्ज जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो, तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? डाइपोल। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, लेट करता हूँ, ये डाइपोल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये पॉइंट ए इसको मान लूँ, इसको मैं मान लेता हूँ बी। तो यहाँ पे ए बी क्या है? एक डाइपोल है। और आपको पता है डाइपोल जो होता है उसकी एक डाइपोल मोमेंट होती है जिसको पी से नोट करते हैं, और उसकी डायरेक्शन कहाँ से होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी डायरेक्शन किसकी? पी की, डाइपोल मोमेंट की। और ये भी क्या होता है? एक वेक्टर होता है। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट हमारा ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, अब थोड़ा सा ना मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। अब ये डाइपोल हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेट करता हूँ कि जो थीटा है ये एंगल है किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, और डाइपोल की जो एक्सिस है इसके बीच में एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मुझे क्या निकालना है? टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखेंगे फोर्स कहाँ से आएगी। देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज।
ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। और वो जो फोर्स होगी कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। और इलेक्ट्रिक फोर्स हमने पहले पढ़ा, कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फोर्स निकाले, ये फोर्स निकाले तो फोर्स क्या हो जाता है, QE के बराबर होता है। तो ये जो फोर्स होती है ये कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पे जैसे ये चार्ज रखा है, ये चार्ज प्लस चार्ज, इस पे एक फोर्स लगाएगा, वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर फोर्स लग रही है, तो फोर्स क्या कराएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। वो किसके बराबर होगी, QE के बराबर। तो ये यहाँ पे जो फोर्स इस डायरेक्शन में करेगा, इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, जिसका नाम होगा -QE, ठीक है। इसी तरह जो ये चार्ज है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे इस एंड पे भी एक इक्वल फोर्स लगेगी। वो कितनी होगी, यहाँ पे नेगेटिव लगी, यहाँ पे पॉजिटिव लगी, +QE। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डाइपोल के दोनों एंड्स पे क्या हो रहा है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रही है। देखो ये इक्वल QE है, ये भी QE, दोनों इक्वल फोर्स हुई। अब अपोजिट क्यों है, ये जा रही है टुवर्ड्स द राइट साइड, ये है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। या हम बोलें जो ये QE है इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम बोलेंगे सेम इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, ये फोर्स भी इस डायरेक्शन में जा रही है। देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है, ये फोर्स इधर आ रही है, तो ये जो फोर्स होगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें यहां से पता चल गया। इतनी डायग्राम क्लियर है। तो अभी देखो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमें फोर्स मिल गई। जो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला था वो था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मिल गई, दोनों फोर्स बराबर है, हम कोई भी फोर्स उठा लें QE तो वहां पे फोर्स आएगा फार्मूले में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है, क्वेश्चन अराइज हो रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से आएगा वो इंपॉर्टेंट है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने बताया था आपको कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो किसके बीच में होता है, दो फोर्सेस के बीच में। देखो ये एक फोर्स लग रही है, अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन बनाऊं, ये फोर्स ऐसे लग रही है, ये फोर्स ऐसे लग रही है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, यहां से अगर मैं 90 डिग्री पे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस, सपोज ये B पॉइंट है, ये पॉइंट है, लेट करता हूँ ये पॉइंट C है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। ये जो डिस्टेंस होगा कौन सा, BC, ये जो BC डिस्टेंस होगा यही डिस्टेंस कहलाएगा। देखो ये फोर्स इधर जा रही है, ये फोर्स इधर जा रही है, इन दोनों फोर्स जो वर्टिकल डिस्टेंस, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, BC, तो ये BC क्या आएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो ये मुझे निकालना है, अगर मैं ये निकाल लूंगा तो मेरी डेरिवेशन खत्म हो जाएगी। सबसे सब कुछ इस डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम को मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, बाकी जो लिखना होगा वो तो बड़ा सिंपल है, लिख लेंगे। बस मुझे पता होना चाहिए फोर्स क्या है। तो ये क्या है, ये QE क्या निकला मेरा, फोर्स निकला, और ये जो डिस्टेंस है BC डिस्टेंस है, ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। ये फोर्स और जो ये डिस्टेंस BC डिस्टेंस निकल जाएगा, साइन थीटा करके हम निकाल लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हमारे पास ये हमारा क्या हो गया, पूरा सोल्यूशन निकल जाएगा। अब ये लिखना कैसे एग्जाम में वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डायग्राम बनानी है। डायग्राम थोड़ी छोटी रह गई है, आपने थोड़ी अच्छे से बनानी है और पेंसिल से डायग्राम बनानी है, तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। सबसे पहले जो हमारे CBSE के बच्चे हैं वो ये चीज़ें नहीं लिखते हैं, बट जो बोर्ड एग्जाम्स में जो हमारे स्टेट बोर्ड, किसी भी, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे हिमाचल बोर्ड हो, चाहे जम्मू कश्मीर बोर्ड हो, उन सारे बोर्ड में हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती है। मैं आपको सिर्फ जस्ट एक आइडिया दूंगा कैसे लिखना है, कुछ नहीं करना। जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया, जो हमने बनाया, बस उसको इंग्लिश में टूटी फूटी इंग्लिश, जैसी मर्जी इंग्लिश हो, लिखना है हमें। तो हमें यहाँ पे जस्ट मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पे लिखना है कंसीडर, क्या किया, बोलता है कंसीडर अ डाइपोल। हमने एक डाइपोल कंसीडर करो जिसका नाम क्या है, AB। कंसीडर अ डाइपोल AB हैविंग डाइपोल मोमेंट, हैविंग द डाइपोल मोमेंट P। उसकी डाइपोल मोमेंट कितनी है, P, उसकी डाइपोल मोमेंट है। और वी नो जो P होती है डाइपोल मोमेंट, वो किसके बराबर होती है, आइदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हैविंग द डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। देखो ये यहाँ से लेके और यहाँ, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें पता है, डाइपोल को कितना होता है, 2A होता है। तो यही बस मैंने इंग्लिश में लिख दिया, क्लियर। और ये डाइपोल कहाँ पे, हैविंग अ डाइपोल मोमेंट P, और ये प्लेस्ड कहाँ पे है, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। कहाँ पे रखा हुआ है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, देखो ये डाइपोल है, कहाँ पे रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखा है, इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी है, Q इंटू 2 है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया BC। तो आपने लिखना है ड्रॉप आ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट
बी, पॉइंट बी से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। और यहाँ पे थीटा क्या है, अब ये भी लिखना, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन, किसके बीच में, ये डाइपोल एक्सिस है, बिटवीन डाइपोल एक्सिस एंड ये कौन सी लाइन है, ये AC। बस ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, आपने कंस्ट्रक्शन लिख देनी है। तो बस इतना, ये आपको हल्का सा लिखना होता है, ये बच्चे मिस कर जाते हैं, जिसके कारण उनका एक नंबर मिस हो जाता है। क्लियर? अब जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो स्टार्ट होता है इसका, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है, अब लिखना है यहाँ पे फ्रॉम द फिगर, आपने लिखना है फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फोर्स माइनस क्यू चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग रही है जिसका वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू ही। तो आपने लिखना है फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, वो कितनी है उसकी वैल्यू, वो हमें बतानी है, वो किसके बराबर है, क्यू ई के बराबर। ये कैसे निकली, मैंने आपको बताया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से ये एफ यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, फोर्स कितनी निकलती है, क्यू ई के बराबर। ये जो फोर्स है माइनस क्यू पर कितनी है, माइनस क्यू ई। और इसकी जो डायरेक्शन क्या है, मैंने आपको बताया, ये डायरेक्शन क्या है, इधर लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है, तो यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करनी है, क्या है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर सिमिलरली, फिर लिखना हमने सिमिलरली फोर्स किसके ऊपर निकालनी है, प्लस क्यू चार्ज के ऊपर, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, जो प्लस क्यू चार्ज है उसके ऊपर भी क्या लग रही है, फोर्स। और वो फोर्स कितनी है, देखो प्लस क्यू चार्ज फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, कितनी है, प्लस क्यू ई। तो यहाँ लिखना प्लस क्यू ई, लेकिन ये यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये भी इधर, तो यहाँ पे लिखना है सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये एक फोर्स लग रही है माइनस क्यू चार्ज के ऊपर, दूसरी लग रही है प्लस क्यू को याद, ये दो फोर्सेस हो गई। अब हमें निकालनी है टोटल फोर्स। तो नाउ आप लिखोगे नेट फोर्स, नाउ जो नेट फोर्स होगी इसको हम एफ नेट बोलेंगे। जो नेट फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, देखो दोनों फोर्स इक्वल है, एक इधर जा रही है, दूसरी इधर आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये और ये कट जाएंगे, तो यहाँ से जो नेट फोर्स आ जाएगी हमारी, एफ नेट आ जाएगी, वो किसके बराबर होगी, 0। इट मीन्स कि जब भी एक डाइपोल है उसको एक मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, तो उसके ऊपर क्या होता है कि जो नेट फोर्स उस पर एक्ट करती है, टोटल फोर्स जो उस पर एक्ट करती है, वो क्या होती है, 0। इट मीन्स उस पर फोर्स लग ही नहीं रही है। जब किसी चीज़ पे कोई फोर्स लग नहीं रही तो वो मूव ही नहीं करेगी चीज़। इट मीन्स कि जब भी एक डाइपोल को, हमें ऑब्जेक्टिव है ये, जब भी एक डाइपोल को मैं करता हूँ एक यूनिफॉर्म, द वर्ड इज यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कुछ आंसर कुछ और होगा। अगर मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो क्वेश्चन पूछता है उस पर नेट फोर्स कितनी होगी, तो सारे बोलेंगे 0 होगी, सबको पता है। इस क्वेश्चन को घुमाता है, वो बोलता है कि जब मैं एक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो उस दौरान मुझे ये बताओ उसका लीनियर मोशन होता है या नहीं होता है। देखो अगर फोर्स ही 0 होगी तो देखो कोई भी चीज़ मूव कब करती है, जब उस पर फोर्स लगती है। जब उस पर कोई किसी चीज़ पे फोर्स लगे तो होता क्या है, वो बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, और उस दौरान हम बोलते हैं कि उसका मोशन हुआ। लेकिन इट मीन्स कि अगर फोर्स 0 है, इसका क्या मतलब हो गया, अगर नेट फोर्स 0 है, इट मीन्स ये जो डाइपोल है ये यहीं पे स्टेबल रहेगा, ये लीनियर मोशन नहीं होगा, इसका फॉरवर्ड मोशन, जो लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन है आगे की तरफ, वो मोशन नहीं होगा, लीनियर मोशन भी नहीं होगा और लीनियर एक्सेलेरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो मूव ही नहीं किया तो एक्सेलेरेट ही नहीं करेगा। तो इट मीन्स कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आता है कि अगर एक डाइपोल है उसको मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो बताओ उसका लीनियर मोशन क्या होता है, तो उसका लीनियर मोशन क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन आता क्यों, बिकॉज क्योंकि जो नेट फोर्स इस पे एक्ट कर रही है वो 0 है, इसलिए उसका लीनियर मोशन या उसको ट्रांसलेशनल मोशन होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है, या उसकी लीनियर एक्सेलेरेशन कितनी होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी। ये छोटा सा हमारा टॉपिक था, ये एक जो हमारा डेरिवेशन था उसका एक हाफ था, ये वाला मैथमेटिकल हाफ, ठीक है। अब इस चीज़ को जो मैंने आपको बोला इसको मैं इंग्लिश में लिख के दूंगा आपको, क्योंकि कुछ बच्चे ये चीज़ें मैंने बोली हैं वो इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं, तो मैं उसको इंग्लिश में लिख के दूंगा आपको। अब आप एक वर्ड लिखना है आपने, आप लिखना है सिंस F net, that is net force, that is total force acting on the dipole is 0, मतलब since F net is 0, therefore linear motion,
देयरफॉर लीनियर मोशन, या लीनियर मोशन का एक वर्ड और बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सा? ट्रांसलेटरी। Hence the linear motion or translatory motion of the dipole is equals to 0. It means कि जो ये डाइपोल है ये लीनियरली मोशन में नहीं आएगा, इसका फॉरवर्ड मोशन नहीं होगा। ये पहली बात होगी, ठीक है। बट आप एक चीज देख रहे हो, लीनियर मोशन तो नहीं होगा, नेट फोर्स तो 0 है, बट आप ये देख रहे हो कि ये इस डाइपोल के ऊपर क्या है, इसके दोनों एंड्स के ऊपर क्या लग रही है, एक दो फोर्सेस लग रही हैं इसके डिफरेंट एंड्स पे, और वो फोर्सेस क्या हैं, इक्वल है और अपोजिट है। अब ये लाइन हम यहां पे लिखने जा रहा हूं, बोलता है बट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस acts on two different ends of dipole। तो याद रखो, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके एंड्स के ऊपर, दो अपोजिट एंड्स के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगे, जब क्या लगे, दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगे, तो वो जो दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस क्या बनाती हैं, एक कपल बनाती हैं, क्योंकि दो को कपल बोलते हैं, तो वो क्या बनाती है, कपल बनाती हैं। बोलता है बट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट्स ऑन द टू different ends of the dipole and hence a couple is produced। उसके कारण क्या होगा, यहां पे एक कपल क्रिएट हो जाएगा, एक कपल प्रोड्यूस हो जाएगा। एंड दिस कपल प्रोड्यूस टॉर्क। वो जो कपल, जब कपल प्रोड्यूस हो जाती है तो वो क्या बनाती है, वो टॉर्क को प्रोड्यूस करती है। एंड द कपल प्रोड्यूस टॉर्क एंड दैट टॉर्क विल बी योर आंसर। वो क्या प्रोड्यूस करती है, टॉर्क। ये इंग्लिश में लाइन लिखनी है। इस इंग्लिश में लाइन, अगर ये लाइन आप नहीं लिखोगे, टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेस क्या बनाती है, मिलके एक कपल बनाती है, और जो कपल है वो बनाती है टॉर्क। ये लाइन नहीं लिखोगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब हमारी डेरिवेशन फाइनल स्टेज पे आ गई है। अब हमें बताना है जो टॉर्क है उसका फार्मूला क्या है, और उसका फार्मूला डिराइव करना है, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब वी नो, हम जानते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वी नो, हम जानते हैं कि जो टॉर्क होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसको टाउ से नोट करते हैं। और जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने बताया था किसके बीच में होता है, बिटवीन टू फोर्सेस। जो दो फोर्सेस जो डिफरेंट एंड्स पे लग रही है, कौन सी फोर्सेस, जो डिफरेंट एंड्स पे लग रही है, उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो। और मुझे पता है कि जो फोर्स है, इन दोनों में से कोई भी ले लो, उनका मैग्नीट्यूड लेना है तो QE आ जाएगा। फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ से, QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ये फोर्स इधर लग रही है, ये फोर्स इधर लग रही है, इनके बीच में ये जो लाइन आई, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या है, BC। ये आ जाएगा BC। अब ये BC कहाँ से निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो यहीं पे स्टॉप करेंगे। अब इस BC को निकालेंगे। देखो ये BC क्या है, एक ट्राइंगल लिए जाए, ये ट्राइंगल लें BCA। इसमें जो BC है ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। हमें परपेंडिकुलर निकालना है, और दिया क्या है, हाइपोटेन्यूज। जब आपको परपेंडिकुलर निकालना हो, हाइपोटेन्यूज दिया हो, तो आप क्या करोगे, साइन थीटा निकालोगे। तो हम लेंगे साइन थीटा। कौन से ट्राइंगल में, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BCA जो साइन थीटा है वो किसके बराबर। अगर किसी को ये नहीं पता कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ से आपने याद किया होगा, पंडित बड़े प्रसाद बोले हरे हरे। मैंने तो ऐसे किया था, आपने पता नहीं कैसे किया है। ये जो पहला होता है ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉस को, ये टेन को। तो साइन का फार्मूला क्या, P/H हो गया, मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में देखो, एंगल के सामने परपेंडिकुलर क्या हुआ, BC। तो यहाँ पे क्या आएगा, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, वो जो ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। एक तो ये तरीका है इसको याद रखने का। दूसरा तरीका है जो 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हुई, जो 2A डिस्टेंस, दैट इज जो AB है, ये दैट इज जिसकी वैल्यू 2A है, ये क्या हाइपोटेन्यूज होगी, यहाँ से आ गया हाइपोटेन्यूज जो है 2A। तो यहाँ से हम BC निकालेंगे, तो ये कुछ नहीं होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो यहाँ से BC क्या आ जाएगा, 2A साइन थीटा। यहाँ से BC की वैल्यू निकल गई, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा आ गया। बस इस वैल्यू को, BC की वैल्यू को हमने क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ से जो टॉर्क हो जाएगा, टाउ हो जाएगा, वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, QE इंटू 2A साइन थीटा, ठीक है।
अब मुझे पता है कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि Q इंटू 2a, ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है, P, इनकी जगह P लिख देंगे, पीछे क्या बचेगा, PE साइन थीटा। ठीक है, ये टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, PE साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो जनरली अगर कोई कुछ बच्चे हैं जिनको वेक्टर्स नहीं आता तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे 11th क्लास का मैंने वेक्टर्स बताया हुआ है, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके देखें। वहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक यूज़ होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो जब हम लिखते थे वहाँ पे वेक्टर्स में 11th क्लास में लिखते थे कि जो AB साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो हम यहाँ पे लिखते थे A क्रॉस B। जो A क्रॉस B होता है वो किसके बराबर होता है, AB साइन थीटा के बराबर। ठीक है, और जहाँ पे AB वेक्टर होता है और B भी वेक्टर होता है, यहाँ पे AB जो A क्रॉस B होता है वो होता है AB साइन थीटा के बराबर। या इस चीज़ को मैं अलग तरीके से लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं लिखता हूँ ऐसे कि जो A क्रॉस B होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर, वो एक तीसरे वेक्टर के बराबर होता है जो होता है C वेक्टर। और कोई भी वेक्टर की दो चीज़ें हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होती है डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन वर्ड, क्योंकि डायरेक्शन पे आपका पूरा आधा नंबर या एक नंबर टिका हुआ है। अब दो क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर क्या होता है, तीसरा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसका होता है AB साइन थीटा के बराबर उसका मैग्नीट्यूड होता है। और उसकी जो डायरेक्शन होती है इस वेक्टर की, वो क्या होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, एक ऐसे प्लेन के जिस प्लेन में क्या करते हैं, A वेक्टर और B वेक्टर लाई करते हैं। इट मीन्स ये जो तीसरा वेक्टर होता है ये दो वेक्टर्स के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मेन मुद्दा ये है कि जो AB साइन थीटा है इसको हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, A क्रॉस B। इसी तरह हमारे पास PE साइन थीटा हुआ, तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P क्रॉस E। ये मेन है। अगर मैं इसको P क्रॉस E लिखा तो ये P भी वेक्टर है, मुझे पता है डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से जो देखो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था A क्रॉस B, तो A क्रॉस B हमेशा एक तीसरे वेक्टर के बराबर होता है, उसके इक्वल टू के साइन तीसरा वेक्टर होता है। इसलिए अगर P क्रॉस E है तो इसके जो अपोजिट यहाँ पे होगा ये भी क्या होगा, ये वेक्टर होगा। तो ये जो फार्मूला आया ये आई आपकी वेक्टर फॉर्म। ये क्या आई आपकी वेक्टर फॉर्म, किसकी, टॉर्क की। तो ये टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, स्केलर फॉर्म में, ये इसकी स्केलर फॉर्म है। ठीक है, स्केलर फॉर्म में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। स्केलर फॉर्म क्या है कि ये टॉर्क होता है P साइन थीटा के बराबर होता है। और वेक्टर फॉर्म में हम अगर लिखें तो जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, P क्रॉस E के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर ये वेक्टर है टॉर्क तो इसकी दो चीज़ें होंगी, मैंने अभी बताया, एक होगा इसका मैग्नीट्यूड और एक होगी इसकी डायरेक्शन। सेम जैसे इसकी डायरेक्शन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है इन दोनों वेक्टर्स के, इसी तरह जो ये टॉर्क होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी P वेक्टर और E वेक्टर के जो प्लेन होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। प्लेन मतलब जिस प्लेन में ये लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, या इन दोनों के आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर होगी। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड सिंपल PE साइन थीटा होगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा कि जो टॉर्क है वो बेसिकली किसके बराबर है, P क्रॉस E के बराबर। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अगर खत्म करना चाहें तो इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, बट यहाँ पे खत्म करोगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। पूरे मार्क्स लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको एफर्ट देना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है वो अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकला कि जो टॉर्क होता है वो किसके बराबर होता है, P क्रॉस E के बराबर होता है। अब मैंने बोला कि जो टॉर्क होता है ये एक वेक्टर होता है, वेक्टर होता है इसकी डायरेक्शन है, तो इसकी डायरेक्शन के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है। ठीक है, तो ये उसकी डायरेक्शन है, उसके लिए एक रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन देते हैं। तो बोलता है कि द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इट इज गिवन बाय डायरेक्शन, इट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। तो जो राइट हैंड स्क्रू रूल है इससे क्या हम कर सकते हैं, जो ये टॉर्क है इसकी डायरेक्शन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अब राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बोलता है, तो जस्ट ये बेसिकली सिंपल है, इसको लर्न नहीं करना है आपको, ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप करते हो। कोई भी स्क्रू लो, उस स्क्रू को अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हो, ऐसे जैसे घड़ी घूमती है, क्लॉकवाइज बोलते हैं जिस ऐसे घड़ी घूमती है वैसे, अगर ऐसे अगर उसको आप ऐसे घुमाओ, ये से पेन है, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये पेन कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब किसी को क्लॉकवाइज घुमाते हो स्क्रू को वो अंदर की तरफ जाता है, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज को घुमाते हो बाहर की तरफ आता है। तो सेम ये राइट हैंड स्क्रू क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर P, इस डायग्राम से P कहाँ पे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये आ रहा P। ठीक है, ये P आ गया, ये आ गया P। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये इनके बीच में क्या है, एंगल। अब वो बोलता है कि अगर जो ये P है डाइपोल मोमेंट, अगर मैं इसको रोटेट करूं कैसे, क्लॉकवाइज, ये कैसे है क्लॉकवाइज, ये ऐसे जैसे घड़ी चलती है। तो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो देखो, अगर स्क्रू को मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूं कहाँ, अंदर की तरफ जाता है,
तो उस दौरान जो हमारी टॉर्क है उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो आपको बतानी है वो डायग्राम से। तो ये कौन सा केस है, ये है कि अगर जो P और E को क्लॉकवाइज घुमाऊं, कैसे क्लॉकवाइज घुमाऊं, तो स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाऊं कहाँ जाते हैं, अंदर की तरफ जाता है। और हमें पता है कि ये जो P और E है, जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होगी, इसके दोनों के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी। क्लॉकवाइज स्क्रू नीचे जाएगा तो इसकी डायरेक्शन बनेगी ऐसे, ये आ जाएगा टॉर्क। तो ये जो डायग्राम है ये अकेले में आपको 1 नंबर देती है डायग्राम। तो इस डायग्राम से क्या क्लियर होता है, ये क्लियर होता है कि अगर P और E को अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो जो हमारी टॉर्क होगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड टू द प्लेन होगी और परपेंडिकुलर होगी। तो ये क्या होगी, ये क्या है, इनवर्ड परपेंडिकुलर, या यू कैन से इट द डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड परपेंडिकुलर, इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर, इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। इसी तरफ अगर क्या हो, अगर मैं ये जो डायग्राम बनाऊं ऐसे ऐसे, ये P आ गया, ये E आ गया। अगर मैं करूं जो ये P डायपोल मोमेंट है इसको मैं कैसे करूं, ये तो मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, अगर मैं इसको E को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक, तो उस दौरान क्या होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को घुमाते हैं तो स्क्रू बाहर की तरफ आता है। तो इस केस में जो डायग्राम बनेगी हमारी यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायग्राम बनेगी, जो सॉरी टॉर्क की जो डायग्राम बनेगी वो क्या बनेगी, होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नीचे भी हो सकती है ऊपर भी, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या है आपका एंटी है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये डायरेक्शन क्या आएगी, ऐसे ये डायग्राम बनेगी ऐसे, तो टॉर्क बनेगा ऐसे। क्यों ऐसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज में अपवर्ड आता है तो ये अपवर्ड परपेंडिकुलर आएगा। तो ये जो दोनों डायग्राम्स हैं ये आपको मेंशन करनी है। तो इसकी डायरेक्शन कौन देता है, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो आपने ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है ये आपने शॉर्टकट मारना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे लिखना, बट ये लाइन लिख देना और यहाँ पे लिख देना कि अगर क्लॉकवाइज हुआ, CW का मतलब होता है क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज हुआ तो जो टॉर्क होगी वो क्या होगी, इनवर्ड होगी, क्या होगी, इनवर्ड, और क्या होगी, परपेंडिकुलर। अगर ACW इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज हुई तो जो टॉर्क होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर तो होगी लेकिन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, या यू कैन से अपवर्ड होगी, परपेंडिकुलर होगी और अपवर्ड होगी। तो ये था हमारा डायरेक्शन के बारे में कि यहाँ पे कि जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है। अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता, क्यों नहीं खत्म होता क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल केस है। अगर ये 5 मार्क्स में आ जाए इतने में हमें 3 नंबर में चल जाएगा, लेकिन 5 नंबर में आ गए तो हमें एक स्पेशल केस करना पड़ेगा, और स्पेशल केस से ही इसके क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं। और स्पेशल केस ये लिखना है आपको, 5 नंबर में आएगा तो इसके स्पेशल केस होते हैं, ये स्पेशल केस आपको लिखने हैं, ठीक है। 2 ही स्पेशल केस हैं, ऐसे 3 होते हैं, मैं आपको 2 ही बताऊंगा, ठीक है। तो स्पेशल केस क्या है, केस 1। केस 1 क्या है, हमें पता है कि जो टॉर्क होता है उसका जो स्केलर फॉर्म में क्या होता है, वो किसके बराबर होता है, PE sin थीटा के बराबर उसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब बताना कि मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगी किसी डायपोल पे और मिनिमम टॉर्क कब लगेगी वो बताना है। पहला केस आता है, बोलता है कि अगर देखो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगी, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब जो थीटा होगा वो कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि साइन 91 होता है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। केस 1 है, केस 1 बोल रहा है कि व्हेन जो थीटा है दैट इज जो एंगल है डायपोल एक्सिस के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, अगर वो थीटा 0 हो जाए, कितना हो जाए, 0 हो जाए। अगर थीटा 0 हो गया तो डायग्राम कैसे बनेगी, तो ये डायग्राम बनेगी। ये मैंने पैरेलल लाइंस बना दी, ठीक है, ये मैंने डायपोल बनाया बीच में, ठीक है। थीटा क्या कर दिया, 0। पहले ये थीटा इतना था, अब थीटा 0 का करूंगा, इसका मतलब क्या हो गया, अगर थीटा को 0 करना तो मैं इसको इसके बिल्कुल पैरेलल रखना पड़ेगा मुझे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो डायपोल है हमारा वो कैसे आ जाएगा, देखो ध्यान से। अगर थीटा 0 हो गया तो ये डायपोल कैसे आएगा, ऐसे। ये हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सेम और डायपोल मोमेंट की भी सेम। तो ये हमारा क्या होगा, डायग्राम बनेगा। डायग्राम बनाना है इसके एंगल के सामने। तो यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ मतलब क्या है कि जो थीटा है वो क्या हो गया, 0 हो गया। थीटा 0 हो गया मीन्स कि जो हमारा डायपोल है वो क्या हो गया, पैरेलल हो गया, खत्म। डायपोल इज पैरेलल। ये कभी घुमा के ऐसे पूछते हैं कि जब डायपोल पैरेलल होगा तो बताओ कितनी डार्क होगी। तो ये कौन सा केस आ गया, जब एंगल 0 हो तो वो पैरेलल होता है, ठीक है। ये केस आ गया थीटा। जब थीटा 0 तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो टॉर्क क्या आ जाएगा यहाँ से, PE साइन ऑफ 0। तो साइन 0 क्या होता है, सबको पता है साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PE इंटू 0। तो
तो यहाँ से जो टॉर्क आ जाएगी 0। तो याद रखो कि अगर मैं किसी डाइपोल को पैरेलल रख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसमें जो टॉर्क होगी वो हमेशा कितनी लगेगी, 0। और ये जो 0 वैल्यू होगी ये किसी कब से कब मिनिमम वैल्यू यही होगी कि मिनिमम टॉर्क कब लगेगी, जब मैं किसी डाइपोल को रखूंगा पैरेलल में। क्वेश्चन आता है कि जो मैक्सिमम टॉर्क है वो कब लगेगी, तो जब मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगी, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा 90 होगा। थीटा 90 होगा तब डायग्राम कैसी बनेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारा केस 2 आ रहा है। केस 2 क्या आ रहा है कि जब हमारा जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो ये कुछ कैसे बनेगा, देखो ये हटेगा यहाँ से, डाइपोल की डायग्राम चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी, ठीक है। अब डाइपोल क्या है, जब डाइपोल का एंगल कितना हो गया, हमारा डाइपोल का एंगल हो गया 90। 90 का एंगल का मतलब क्या है, ये डाइपोल है, ये बना डाइपोल, ये इसका नेगेटिव चार्ज, ये इसका पॉजिटिव चार्ज, ये डाइपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ, इट मीन्स ये जो एंगल हो जाएगा इस केस में। तो डायग्राम क्या है, डाइपोल ऐसे रखाएगा। तो अपना दिमाग लगाएं कि एक चीज़ आ रही है, वो हवाएं आ रही हैं, ऐसे करके हवाएं आ रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं। अगर किसी चीज़ को मैं उनके रास्ते में बिल्कुल वर्टिकल खड़ा कर दूंगा तभी तो वो टर्न होगा, तभी तो टॉर्क मीन्स कितना टर्न होगा, तभी तो मैक्सिमम टर्न करेगा। एक तो फॉर्मूले से पता चलेगा, दूसरा दिमाग में लगाने से पता चलता है। अगर कोई लाइन पैरेलल लाइन्स आ रही है, उनके बीच में किसी चीज़ को वर्टिकल खड़ा होगा तो मैक्सिमम टॉर्क तो तभी लगेगी उसको। तो यहाँ पे थीटा 90, उसकी वैल्यू कितनी होगी हम पूछते हैं कभी, तो टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, PE साइन ऑफ 90। तो हमें पता है कि जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो तो होती है 1 के बराबर। तो यहाँ पे जो टॉर्क आ जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, PE के बराबर। और ये जो टॉर्क होती है क्या होती है, मैक्सिमम टॉर्क। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम टॉर्क है वो कब लगती है, जब हमारा थीटा 90 होता है, या जब हम क्या करते हैं, किसी भी डाइपोल को क्या रखते हैं, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखें, तो तब क्या होता है, हमारी जो टॉर्क होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जब अगर डेरिवेशन आपको आती है तो आपने ये स्पेशल केस भी मेंशन करने हैं, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो ये थी हमारी छोटी सी डेरिवेशन और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।